नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया का खास कार्यक्रम किताबों का आनंद। और आज हमारे इस कार्यक्रम के मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और बायोपिक फिल्म मेकर, साहित्यकार राजेश बादल जी। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आनंद जी। राजेश जी, आज इस कार्यक्रम में जो मैंने आपको आमंत्रित किया है वो आपने जो अ, जगजीत सिंह के ऊपर जो एक पुस्तक लिखी है, कहाँ तुम चले गए, जब इस नाम से इस पुस्तक पर चर्चा करने के लिए हमने आज आपको आमंत्रित किया है। तो हमारे दर्शकों के लिए पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आपने तो कई पुस्तकों का लेखन देखा है, आपने कई डॉक्यूमेंट्री मूवीज बनाई हैं, तो जगजीत सिंह पर किताब लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अ, धन्यवाद आनंद जी। ये बात बिल्कुल सही है कि पहली बात जो जहन में उभरती है वो ये है कि मैंने जगजीत पर किताब क्यों लिखी। क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे गायक हुए हैं, मोहम्मद रफी जैसे गायक हुए हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई बायोपिक इस तरह से सिलसिलेवार आई नहीं है सिवाय लता मंगेशकर की। तो मुझे ये लग रहा था कि जगजीत को हमारे बीच से गए 10 बरस हो गए और उनकी गजलें आज भी हम गुनगुनाते हैं, हमारे दिलो दिमाग को झंझनाती हैं। हर कम से कम 3-4 पीढ़ियों को वो जगजीत अपने गायन से लुभाते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानना चाहते कि कौन से ऐसे हालात थे, कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिन्होंने जगजीत को जगजीत बनाया। तो एक तो ये चीज है, क्योंकि देखिए संघर्ष सबकी जिंदगी में होता है, लेकिन जब आप अपनी आइकॉन हैं या जो सेलिब्रिटीज हैं या जो आपके सितारे हैं, जब उनका संघर्ष आप देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, और जब आपको लगता है कि अरे इनका संघर्ष भी हमारे जैसा है, तो आपका हौसला बढ़ जाता है। तो एक कारण तो ये था कि मैं चाहता था कि आने वाली पीढ़ियों को ये पता चले और वो उससे प्रेरणा ले सके। दूसरी बात एक और थी कि जब मैंने मैंने आपको पता होगा कि जगजीत सिंह पर उनकी बायोग्राफी जो है, करीब 5 घंटे की 5 फिल्में मैंने बनाई हैं। और जब मैं उन फिल्मों पर रिसर्च कर रहा था तो मैंने ये पाया कि जिस जगजीत को हम जानते हैं, दरअसल वो जगजीत तो जगजीत है ही नहीं। हम केवल संघर्षों की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक जितना बड़ा गायक था उससे बड़ा संगीतकार था, और जितना बड़ा संगीतकार था वो उससे बड़ा कलाकार था, और जितना बड़ा कलाकार था उससे बड़ा इंसान था। और मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ा इंसान था, और उसके इंसानियत वाले रूप को हम में से कम लोग ही जानते हैं। तो मैंने ये कोशिश की कि इस बायोग्राफी के जरिए उसका असल रूप सामने आए, जिसको हम वास्तव में नहीं जानते। जी। अक्सर जब भी किसी लेखक के साथ कोई किताबी चर्चा की जाती है तो एक सवाल अमूमन ये पूछा जाता है कि किताब लिखने के लिए आपको किसने प्रेरणा किया, क्योंकि संसार में बिना प्रेरणा के कुछ भी कार्य नहीं होता। तो इस किताब के पीछे किनका हाथ देखिए, मैंने जब आपको बताया ना कि किताब, जब मैंने जगजीत पर रिसर्च करना शुरू किया, तो यूं किताबें तो मैं लिख रहा हूँ, कई वर्षों से लिख रहा हूँ, है? लेकिन जग और बायोग्राफी भी जो है, करीब करीब 60-70 बायोग्राफी मैंने बनाई है। लेकिन जगजीत पर ही क्यों लिखा और प्रेरणा किसने दी, मैंने ये पाया रिसर्च कर रहा हूँ। तो रिसर्च के दरमियान टेलीविजन में ये होता है कि जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको हर जगह जाना पड़ता है, पूरा प्रामाणिक जो है वो जानकारी देनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में मैं श्री गंगानगर गया, राजस्थान के, जहां उनका जन्म हुआ था। बीकानेर गया जहां उनके पिताजी रहते थे। जालंधर गया जहां उनकी पढ़ाई हुई। कुरुक्षेत्र गया जहां उनका अध्ययन हुआ। उसके बाद दिल्ली, मुंबई, जयपुर, जहां जहां भी उनका रिश्ता रहा, मैं हर उस जगह पे गया। और जब मुझे जगजीत का वो खजाना हाथ लगा, तो मुझे लगा कि ये केवल फिल्म से बात बनेगी नहीं, ये किताब की शक्ल में आना ही चाहिए। जी। जी। राजेश जी, जब आपकी इस किताब को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इसमें एक जगजीत सिंह को लेकर के सबसे प्रामाणिक दस्तावेज ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में आ गया है। तो जो आपने कहा, वहीं से तीसरा मैं सवाल निकालता हूं कि रिसर्च
जब हम किसी भी चीज पर रिसर्च करते हैं तो हमें काफी समय उसे देना पड़ता है। हम अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं जो कभी हमारे जीवन में जिनका कोई संपर्क नहीं था। तो मैं हमारे दर्शकों के लिए आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप इस किताब को लिखने के लिए, जैसे आपने बनाए बताया कि मैं वीडियो डॉक्यूमेंट्री भी की मैंने, तो कुछ ऐसे संस्मरण आपके दिमाग में आते हो कि जब आप नए लोगों से मिल रहे थे, तो कुछ ऐसे अनुभव जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें। देखिए, ऐसे अनुभव तो जगजीत की पूरी जिंदगी में हैं, जो हमारे दर्शक या सुनने वाले या इस किताब के पढ़ने वाले पढ़ने से पहले शायद नहीं जानते रहे होंगे। लेकिन जब मैंने रिसर्च शुरू किया, तब तक मैं वास्तव में नहीं जानता था कि जगजीत सिंह एक सच्चे सिख थे। उनके पिताजी सच्चे सिख थे, और सिख धर्म, मतलब जब वो मुंबई गए अपना कैरियर बनाने के लिए, तो वो एक पगड़ी वेशधारी और सच्चे सिख के रूप में उनका अ, यात्रा हुई थी। और एक दौर फिर वो भी आया जब अपने करियर के लिए उन्होंने सिख वेश त्यागने का फैसला किया, क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है जहां उस समय ये धारणा थी, जिस दौर में जगजीत मुंबई गए थे 70 के दशक में, तो 60 और 70 के बीच में, वो मुंबई एक सिख को गजल गाते आ, देख नहीं, स्वीकार नहीं कर पाती थी, मैं कह सकता हूँ। तो जगजीत को लगा कि अगर मैं कैरियर बनाने आया हूं, तो फिर ये जरूरी है कि फिर मैं, तो उन्होंने बड़े भारी मन से, बहुत ही बोझिल अवसाद से पीड़ित होके, और उन्होंने वो फैसला लिया था। और तब वो सरदार जगमोहन से जगजीत सिंह बने थे। जी। और उसके लिए उन्होंने बाकायदा अपने भाई से माफी मांगी थी, पिताजी से माफी मांगी थी। लेकिन पिताजी ने 3 साल तक उनसे कोई संबंध नहीं रखा, माफी उनको नहीं दी, और रिश्ता तोड़ लिया। कि उन्होंने जो है सिख वेश त्याग दिया। और पिताजी ने कई दिन तक खाना नहीं खाया, अपने को कमरे में बंद रखा। और वो ये दुख उनको था कि मैं तो एक सच्चे सिख के रूप में अपनी बिरादरी में जाना जाता हूं, लेकिन मेरे बेटे को जब देखेंगे लोग तो क्या कहें। तो ये इस तकलीफ और इस बोझिल अवसाद के साथ जगजीत ने सिख वेश त्यागा था। और जो ये भावना थी उनकी, क्योंकि बचपन से उन्होंने सिख संगीत सीखा था, शास्त्रीय संगीत सीखा था, गुरुद्वारे में वो उन्होंने कीर्तन, शपथ शबद और गुरबानी का पाठ किया था। तो वो एक रूहानियत और एक दर्द जिंदगी का जो है, वो उनके गले से फूटा। तो उस संगीत को हम सबने पसंद किया। और इसी तरह हम देखते हैं कि जो भारतीय गजल है, उन्होंने महफिल से निकाल के घर घर में, ड्राइंग रूम में पहुंचा दी, हम सबके दिलों में पहुंचा दी। क्योंकि दर्द पहली शर्त है किसी भी संगीत को दिलों तक पहुंचाने के लिए। जी। जी, यही मैं आपसे पूछने वाला था। कुछ समय पहले जब आईआईसी में इस पुस्तक का लोकार्पण हुआ था, तो मैं वहां था सौभाग्य से, और मैंने आपकी स्पीच सुनी थी। उसमें मैंने आपकी स्पीच में एक बहुत महत्वपूर्ण बात नोट की थी। उसमें आपने कहा कि जब तक जगजीत सिंह नहीं आए इस दुनिया में, गजल जो थी वो एक सिर्फ एक वर्ग के लिए थी। वो एक महफिलों में गाई जाती थी, और आमतौर पे जब लोग इन सब चीजों को गाते थे तो अच्छा नहीं माना जाता था सभ्य समाज में। तो जगजीत सिंह के कैरियर को आप भारतीय संगीत की अगर अब समानांतर अगर हम उस यात्रा को देखें, तो क्या लगता है कि जगजीत सिंह ने क्या बदलाव किया? दो बातें हैं। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि वो दौर दरअसल ऐसा नहीं था कि जिसमें गजल को आप अपना करियर बना सकते हैं। जी। सम्मान तो था गजल को, क्योंकि गजल बहुत ही अमीरों के कमरों की शोभा थी, हम्म। और दरबारों की शोभा थी। तो गजल एक ऐसी विधा थी जो, लेकिन आम आदमी तक वो नहीं जुड़ती थी। अब हम अगर आम आदमी के तौर पर अगर हम जगजीत को देखते हैं, तो हमें याद आता है कि जगजीत ने जिस गजल को गाया, या जो गजलें हमारे बीच में उन्होंने प्रस्तुत की, वो हमारे दिलों तक, हमको अंदर तक उतर जाती हैं, रूह तक उतर जाती हैं। और उसका कारण यह है कि उन्होंने हमारे जो मसाइल हैं जिंदगी के, उनको उठाया। हमारे जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उन उसमें जो विसंगतियां आई हैं, उनको उठाया। हमारे रिश्तों में, सामाजिक संबंधों में जो दरकन, टूटन या चटकन आई है, उनको उठाया। प्रेम और भावना
और आध्यात्म के बीच में हमारा एक बड़ा वर्ग भ्रमित रहता है। तो उन्होंने उस भ्रम को अपनी रचनाओं में स्थान दिया। अपनी रचनाओं से मेरे कहने का मतलब अपना गला दिया। रचनाएं देखिए, बेगम अख्तर ने जहां गजल को छोड़ा था, और उसके बाद आप पाते हैं कि गजल गाई तो गई, कई लोगों ने गाई, लेकिन उनकी गजलों का चुनाव का जो ढंग था या अंदाज था वो वैसा ही था जो महफिलों तक सीमित रखता था। लेकिन जगजीत ने जब अपनी गजल का चुनाव किया, उन रचनाओं का चुनाव किया, तो वो कॉमन मैन के दिलों में उतरने वाली चीजें थी उन्हीं की। जैसे अब आप मान लीजिए कि अब उन्होंने आज जो हम लोग सांप्रदायिकता की बहुत बातें करते हैं, और एक मैंने तो अपने शुरुआती दौर में सांप्रदायिक सद्भाव का एक चरम दौर देखा है, और वो उस नजरिए से स्वर्ण काल था। लेकिन जगजीत ने एक गजल गाई है कि आज के दौर में या दोस्त ये मंजर क्यों है, जख्म हर सर पे, हर एक हाथ में पत्थर क्यों। तो अब ये आज के समाज का प्रतिबिंब है, आईना है। एक इस तरह से हम ये पाते हैं कि हम अपनी कमजोरियां नहीं देखते, सामने वाले की कमजोरियां देखते हैं। तो एक उन्होंने इंसानियत के नाते उन्होंने एक और गजल का चुनाव किया कि जब किसी से कोई गिला रखना, सामने अपने आईना रखना। तो एक ये है, हम सब महंगाई से त्रस्त हैं। हम सब आज देखते हैं कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जीवन यापन करना कितना कठिन है। तो उन्होंने एक ऐसी रचना दी कि अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूं, अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूं। इतनी महंगाई की बाजार से कुछ लाता हूं तो अपने बच्चों में उसे बांट कर शर्माता हूं। या एक और इसी तरह का मुझे याद आता है कि वो रुलाकर हंस ना पाया देर तक। देखिए देखिए उसमें इसका भाव देखिएगा, वो रुलाकर हंस न पाया देर तक, जब मैं रोकर मुस्कुराया देर तक। वाह। भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए माँ ने फिर पानी पकाया देर तक। तो अब आप इसको मान सकते हैं कि समाज के उस वर्ग पर जो एक एकदम अंतिम छोर पे खड़ा है, कि जिसके पास गरीबी है, जिसने भूख देखी है, जिसने बेबसी देखी है, जिसने महंगाई का सामना जो कर रहा है, उसकी जगजीत आवाज बन गया है। तभी तो उन्होंने गाया कि कभी आंसू कभी खुशी बेची, हम गरीबों ने बेकसी बेची। जी, तो ये है जी। आपने ये बिल्कुल सही कहा कि वर्तमान का जो परिप्रेक्ष्य है उसमें जगजीत सिंह ने काफी समय पहले ही अपनी रचनाओं के द्वारा उन परिस्थितियों का आकलन कर लिया था। मैं भी जगजीत सिंह की एक गजल कॉलेज में गाया करता था, सर की तेरी सूरत जो भरी रहती है आंखों में सदा, अजनबी लोग भी पहचाने से लगते हैं मुझे, तेरे रिश्तों में तो दुनिया ही पिरोली मैंने। मैं अक्सर ये कॉलेज में गाया करता था और मुझे बड़ी वाहवाही मिलती थी। क्या बात। जी। अगला सवाल मेरा आप ही को लेकर है। जैसा कि मैं उस दिन बुक लॉन्च में था और मुझे उस दिन पता चला कि जगजीत सिंह के साथ आपकी काफी मुलाकातें थी और आपने अपना संस्मरण भी बताया था कि कैसे आप जगजीत सिंह से पहली बार मिले थे। तो मैं कभी उनसे नहीं मिल पाया और मेरे जैसे कई दर्शक ऐसे होंगे जो उनसे कभी नहीं मिल पाए। तो आप इस कार्यक्रम के जरिए अगर जगजीत सिंह के व्यक्तित्व के बारे में अगर हमारे दर्शकों को बताएं तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा रहेगा। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि एक कलाकार के तौर पर तो जगजीत का जो गायन है वो हम सबके सामने है। जी। और जब हम उसकी विवेचना करेंगे या उसके गायन की हम जब चर्चा करेंगे तो हम सब उसमें इतने मगन हो जाएंगे कि घंटों हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्तित्व की बात है, वो जो उन्होंने जो उनका उनके अंदर जो एक इंसान छिपा हुआ था, एक संवेदनशील मन उनके अंदर था। मैं कहूँ एक बहुत ही एक मासूमियत भरा बच्चा उनके अंदर, और वो बच्चा उनके जीवन की आखिरी सांस तक वो मरा नहीं, वो बच्चा हमेशा जिंदा रहा। लेकिन दो चीजें मैं अभी इस वक्त कम समय में है तो बताना चाहूंगा कि एक तो देखिए, जगजीत ने संघर्ष देखा, और संघर्ष ऐसा देखा कि महफिलों में लोगों की बर्थडे पार्टियों में गाते थे, मुंडन संस्कार में गाते थे, कोई भी वीकेंड पे बुला लेता था तो चले जाते थे हारमोनियम गले में लटकाए और गाते थे, सिर्फ इसलिए कि या तो डिनर मिल जाएगा या थोड़ा बहुत बियर वियर पीने को मिल जाएगी। पैसा कोई नहीं देता था। उन महफिलों में बड़े बड़े फिल्मी कलाकार आते थे, अवसर नहीं देते। तो जगजीत ने पहला उसूल अपने संघर्ष से ये सीखा कि नए कलाकारों को मैं इस तरह से परेशान नहीं होने दूंगा। अगर मुझे कभी अवसर मिला तो मैं उनको जरूर आगे बढ़ाऊंगा। और उन्होंने बेस्ट ऑफ इटीज
टैलेंट ऑफ एटीज के नाम से एक कलेक्शन उनका आया था। उस दौर में उन्होंने खोज के जो नए कलाकार संघर्ष कर रहे थे उनको एक तरह से प्रतिष्ठित कर दिया गजल संसार में। आजकल ऐसा होता है कहीं? एक कलाकार दूसरे कलाकार को उभरने नहीं देना चाहता, आमने सामने नहीं लाने देना चाहता। और कलाकारी क्यों, हम पाते हैं, हम हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हर जगह यही चीज होती है कि कम लोग ऐसे होते हैं कि जो एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तभी तो उन्होंने गाया था कि झूठ वाले कहीं के कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। बोलता रहे। या वो है कि मुझको गिरा के तुम संभल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, है? यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं नहीं देता, देता, मुझे गिरा के तुम बाकी तुम। संभल सको तो चलो। ये प्रधानमंत्री जी ने संसद में बोली थी पंक्तियां, तो अगर आप। अब देखिए, एक तरफ एक इंसान तो जो है वो ऐसा है जो अपने संघर्षों से खुद ही सबक लेता है और दूसरों का दरवाजा खोलता है। उसे आप क्या कहेंगे? कोई देवदूत नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया में तो ऐसा आदमी मिलता नहीं है। दूसरा, उन्होंने देखा कि गरीबी बंबई में बहुत थी और जब वो उनके पास ऐसा कुछ चार पैसे आए तो उनके एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे बताया, मुंबई में ही रहते हैं, अपना रेस्टोरेंट चलाते हैं। तो वो कहते हैं कि राजेश जी, जब महीने में कभी उनका फोन आ जाता था किसी दिन कि भाई क्या कर रहे हो, तो वो लोग, तो उनका क्या, आप आ जाओ, गाड़ी लेके आ जाओ, कहीं चलना है। तो वो गाड़ी जब लेके पहुंचते थे तो जगजीत एक हाथ में बैग लेके, बड़ा मोटा सा बैग, बड़ा सारी भारी भरकम बैग लेके, और एक लिस्ट लेके, कागज की एक लिस्ट लेके रहते थे। और उनके पास ये खबर होती थी कि किसको कितने पैसों की जरूरत है, जहां जहां भी उनके संपर्क संसार में होते थे। तो वो बैठ जाते थे, बोले चलो लिस्ट में, उन्होंने रूट चार्ट बनाया हुआ होता था। उस चार्ट के मुताबिक पहला घर इनका पड़ेगा, दूसरा घर इनका पड़ेगा, इसको मकान बनाने के लिए पैसे की जरूरत है, इसको शादी, बेटी की शादी करना है, इसको अपनी किस्त चुकाना है, इसको बच्चे की फीस भरनी है। तो उसी अनुपात में वो लिफाफे तैयार रखते थे कि किसी में 10,000, किसी में 20,000, किसी में 25,000, किसी में 1 लाख और किसी में 2 लाख, 5 लाख तक। तो ऐसा करके दिन भर बांटते थे। और ऐसा नहीं कि एक बार बांट देते थे, महीने में ऐसा सिलसिला 2 या 3 बार होता था और ये सिलसिला वर्षों तक चला, वर्षों तक। तो देखिए, जगजीत के हाथ में अगर शोहरत की दौलत मिली और असल दौलत मिली तो उस दौलत को उन्होंने किस तरह से हमारे ही बीच में देख के जी, चले गए। ये बात बिल्कुल आपने सही कही है सर, कि उन्होंने अब पर्सनल लाइफ में भी काफी स्ट्रगल देखा, और वो उनके वॉइस में दिखता था। वो जब इस प्रकार के जब गीत गाते थे तो वो एक दर्द झलकता था। मैं अगला सवाल आपसे, आपने एक चैप्टर उनके बेटे को लेकर भी दिया था, जब उनके बेटे की, उनको पता चला कि डेथ हो गई एक्सीडेंट में। उसके बाद मैं पढ़ रहा था कि मीडिया कवरेज को लेकर के काफी वो नाराज थे। तो उस समय तो खैर आपने इन सब चीजों को देखा होगा, तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई में आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि जब किसी बड़े स्टार को लेकर के कोई खबर होती है तो मीडिया थोड़ी संवेदना कम दिखाता है? देखिए, जो मेरी उनसे बातचीत हुई, अ, जिसका जवान बेटा गुजर जाए और मीडिया उसको इस तरह से प्रचारित करे कि ये अमीरों की औलाद रात में शराब पी के सड़कों पर निकलते हैं और अंधाधुंध रफ्तार से गाड़ियां चलाते हैं और इस तरह से दुर्घटनाएं कराते हैं, ये ऐसे पलते। एक तो बेटा चला गया, दूसरा ये गलत छपा अखबारों में। जगजीत तो ऐसी स्थिति में थे ही नहीं कि वो कुछ रिएक्ट करते। 6 महीने तक वो, उनके गले से कोई आवाज नहीं फूटी। सारी दुनिया चिंता करने लगी थी, उनके शुभचिंतक चिंता करने लगे थे कि हुआ क्या। लेकिन जो उनकी बेटी बेटी जो मोनिका थी, मतलब चित्रा जी की जी। बेटी, जो बड़ी बेटी थी मोनिका, उसने फिर असल तफसील से इन्वेस्टिगेशन किया और ये पाया कि जो कहानियां मीडिया में छपी थी कि वो शराब पिए हुआ था, वो शराब नहीं पिए था। वो एक बाइक पर जा रहा था, बाइक पर नहीं था, वो गाड़ी में था। असल बात ये थी कि आपने देखा होगा कि बड़े शहरों में रात को डिवाइडर पर जो लाइट खंभे लगे होते हैं बिजली के, उन पर लाइटें खराब हो जाती हैं जी। और नगर निगम के लोग, म्यूनिसपैलिटी के लोग अपना वो क्रेन वाली गाड़ी लेकर के और वहीं वो ठीक करते हैं। और उस रात बंबई की वो म्यूनिसपैलिटी के लोग जो थे वो वहाँ पे वहीं छोड़ गए थे।
और इनके एक दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था। तो दोस्त का एक्सीडेंट होने के कारण गाड़ी की रफ्तार तेज थी, लाइट नहीं थी, सड़क पे अंधेरा था, एकदम से जाके टकरा गए और फिर उसके बाद स्पॉट पर ही उनकी डेथ हो गई। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम मीडिया वाले थोड़ा सा संवेदनशील मामलों में क्रूर हो जाते हैं, जहां हमें सब मुलायम, और जिस जिस जगजीत के हम दीवाने हैं, अगर जगजीत से ही कोई बात कर लेता, चलो दुख में डूबे हुए थे, स्पॉट पर कोई चला जाता, नगर निगम से कोई सफाई ले लेता, पुलिस से कोई बात कर लेता, उनके और भी संबंधी मित्र स्टाफ के लोग हैं रोज जा रहे थे, उनसे कोई बात कर लेता। मीडिया का ये संतुलन भरी पत्रकारिता क्या कहती है कि आप उस पक्ष की भी राय लें जिस पक्ष के पर आप कोई आरोप लगा रहे हैं। तो ये एक तकलीफ दे स्थिति है जो मुझे लगता है कि जगजीत ने शायद स्वीकार की, और क्या कर सकते हैं, वो तो हो जी गई। उनकी तकलीफ ये जरूर थी कि जब ये बात पता लग गई तो किसी अखबार ने खंडन नहीं लिखा, जी किसी अखबार ने असल कहानी भी नहीं लिखी। ये एक बड़ी बात जी है। जी, मुझे भी सर कई बड़े संपादकों ने मुझे कभी कभी वो एक बात कहते हैं कि गलती तो समाचार पत्र के पहले पन्ने पर छाप दी जाती है, लेकिन जब माफीनामे की बात आती है तो उसे अंतिम पृष्ठ पे भी जगह नहीं मिलती। ये हमारी मीडिया की थोड़ी गलत बिल्कुल स्थिति है। बिल्कुल। सर, जब हम इस किताब को पढ़ते हैं, इस किताब को समझते हैं, तो एक चीज हमें ये जानने को मिलती है कि जगजीत सिंह का जो जीवन रहा, उन्होंने अर्ली लाइफ में स्ट्रगल देखा, अपने पिता की नाराजगी को झेला, फिर उनके जीवन में चित्रा जी आई, फिर एक मुकाम पर वो पहुंचे। और आपने पुस्तक में लिखा है कि मुकाम पर पहुंचना और उस मुकाम तक बने रहना, ये भी बड़ा कठिन काम है। तो एक बड़ा सादा सरल जीवन उन्होंने जिया, आपने कहा लोगों की मदद भी की। वर्तमान में जब हम देखते हैं इस इंडस्ट्री को, तो इस प्रकार की सरलता हमें नजर नहीं आती। इस प्रकार का स्वाभाविक एक जो उनका स्वभाव था मनुष्यों को लेकर के, वो हमें नजर नहीं आता। तो क्या कमी आप देखते हैं वर्तमान में, क्या कमी आप महसूस करते हैं? क्यों कोई जगजीत सिंह नहीं बन सकता? क्यों कोई जगजीत सिंह भविष्य में हमें दिखाई दे? देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा आपको कि जब हम लोग किशोरावस्था में थे, यानी 14-15 साल के थे, या 16 साल के रहे होंगे जब जगजीत को सुना होगा पहली बार। उस समय तो रिकॉर्ड्स आते थे, हम्म। और उसके बाद एक उनका जो पहला रिकॉर्ड आया था अनफॉरगेटेबल, जो जी। तब मैं उस वक्त आकाशवाणी के साथ उद्घोषक की भूमिका में था। हम्म। तो वो पहला रिकॉर्ड सुनते से ही वो इस तरह से उसका सम्मोहन तारी हुआ कि कई कई दिन तक वो उतर ना पाए। हम सबके दिलों में वो जगजीत धड़कता है, वो जगजीत धड़कता है जिसने अपने को जगमोहन से जगजीत बनाने के लिए वर्षों तक रातों की नींद, दिन का चैन हराम कर दिया, तब जाके वो जगजीत बना। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि देखिए, एक उनके गुरु थे पंडित छगनलाल शर्मा। तो छगनलाल जी जिससे जब ये सीखने जाया करते थे श्री गंगानगर में, तो वो फिल्मी गाने पसंद नहीं करते। हम्म। और जब ये एक दिन पंडित जी खाना खा रहे थे, तो ये और इनके एक साथी थे सागर शर्मा जी, जो अभी भी हैं, वो सागर तबला बजा रहे थे और जगजीत ने हारमोनियम उठाया। और देखिए, जो हम जिसको भजन समझ, एक तरह भजन जैसा है हमारे लिए, वो गाने लगे फिल्म सीमा का, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। हम्म। तो छगनलाल जी अंधे थे, उनको दिखाई नहीं देता था, और वो खड़ाऊ पहनते थे। तो उन्होंने खाना खाते खाते खड़ाऊ उठा के फेंक के मारी जगजीत को कि ये फिल्मी गाना क्यों गा रहे हो। तो यानी उनकी शास्त्रीय संगीत के प्रशिक्षण में इतनी पवित्रता का ध्यान उनके गुरुओं ने रखा, और वो चीज हमको नजर आई, और इसलिए जगजीत शिखर पर पहुंचे। यहां जो बात मैं कहता हूं अक्सर कि आसान नहीं होता है शिखर पर पहुंचना, और शिखर पर जब पहुंच जाए तो उससे भी कठिन होता है शिखर पर बने रहना। और हमने तो ये देखा है कि देखिए, 80 से लेके 40 साल, 30-40 साल, मतलब जब तक वो इस दुनिया से नहीं गए, तब तक जगजीत के ऊपर कोई दूसरा गायक आया हो हमें तो नहीं याद आता। तो लगातार शिखर पर बने रहने का हुनर जो था, वो उनके अंदर था। आज भी उनके अपने उस दुनिया में जाने के बाद भी, आज भी नंबर 1 पर जगजीत हैं, थे, और रहेंगे। ऐसा भाग्य, ऐसी किस्मत हमने मोहम्मद रफी को देखा, किशोर कुमार को देखा, महेंद्र कपूर को देखा, मेहंदी हसन साहब को देखा, बेगम अख्तर को देखा, और भी कई गायक गायिकाओं को देखा
जिनका एक दौर ऐसा आया कि उन्होंने अपने जिंदगी में अ, अगर चढ़ाव देखा तो उतार भी देखा। देखा। लेकिन अगर जगजीत एक बार ऊपर चढ़ गए तो फिर उन्होंने, वो उतरे नहीं। जी, वो कितनी बड़ी अंतिम। बात है। जी। और ये नहीं, आप दुनिया भर में, यूरोप में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, यूएस में चले जाएं, कनाडा में चले जाएं, कहीं अफ्रीका में चले जाएं, सारे संसार में जगजीत के चाहने वाले आपको करोड़ों की तादाद में मिले। जी। जी राजेश जी, चर्चा का आखिरी सवाल है। आपने तो डॉक्यूमेंट्री बनाई, उनके ऊपर पूरी पुस्तक लिखी, तो जाते जाते हमारे दर्शकों की, अगर आप जगजीत सिंह की कोई आपकी फेवरेट, अगर कोई एक दो रचनाएं हो हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, जो आपको सबसे पसंदीदा, जो आपके दिल में उतरती है। देखिए, दिल में तो अब मैं किसी एक रचना या एक गजल का नाम लेना तो संभव नहीं है। पहला जिस जिस गजल ने मुझे खींचा, जगजीत से जोड़ा, वो थी कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, हम्म। भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा तो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। लेकिन जब अनफॉरगेटेबल आया तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, है? और उसके बाद तो एक के बाद लेटेस्ट आया, और बहुत सारे एल्बम आए, लेकिन उनकी चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन एक एल्बम जो हिंदुस्तान का पहला गजलों का गजलों की दुनिया का डिजिटल एल्बम था, वो था बियॉन्ड टाइम। मिर्जा गालिब और बियॉन्ड टाइम, जो उनकी दो अनोखी और बेजोड़ प्रस्तुतियां हैं। वो बियॉन्ड टाइम में कुछ रचनाएं थी। अपनी आग को जिंदा रखना कितना मुश्किल है, पत्थर बीच आईना रखना कितना मुश्किल है, तुमने मंदिर देखे होंगे ये मेरा आंगन है, एक दिया भी जलता रखना कितना मुश्किल है। तो ये एक, उसमें एक से एक बढ़ के हैं, कितनी चीजें बताऊं। लेकिन एक और अद्भुत है जो शायद कम सुनी जाती है और कम लोग के, कैसे वो चुनते थे कि किसी जब रिश्ते में टूटन हम देखते हैं कि तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए, हमने क्या चाहा था इस दिन के लिए। अब बिल्कुल। आप ये सुनिए कभी जगजीत को, अद्भुत है। एक और है कि सर जिस पे ना झुक पाए उसे दर नहीं कहते, सर जिस पे ना झुक पाए उसे दर नहीं कहते, और हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। नहीं कहते। बिल्कुल। कितने आपको मैं बताऊं, मतलब अगर हम मुखड़ा ही लाइन करते जाएं तो मेरा ख्याल है घंटों गुजर जाएंगे। हम्म। तो ऐसी अनमोल रचनाएं, बेजोड़ रचनाएं, अद्भुत हैं। फिल्मी गीत भी हैं उनके, आज भी हम गुनगुनाते हैं। तो आविष्कार की जो ठुमरी है जो उसमें आई थी, अ, जो बाबुल मोरा नहीं हर छूटो, फुट हो जाए, मैं कल ही सुन रहा एक, था। जी, एक एल्बम है डिफरेंट स्ट्रोक्स के नाम से। डिफरेंट स्ट्रोक में उन्होंने केवल अपनी शास्त्रीय रचनाएं प्रस्तुत की हैं। उसमें एक बाबुल मोरा तो है, उसमें एक और है, करतदार देखो मुरार मोरे संग लिपट अनाड़ी, देखो बनवारी देखी बनवारी तेरी यारी, और बाजूबंद खुल खुल जाए, एक वो है। हम्म। तो उसमें जगजीत ने अपने सुनने वालों को एक तरह से ट्रेनिंग भी दी है। एक और है उसमें, अपनी गरज पकड़ लीनी बैया मोरी, एक वो भी बड़ा जबरदस्त है। और एक है, नजरें करम फरमाओ दाता के गुन गुन गाओ, वो है। और उन्होंने देखिए धार्मिक आध्यात्मिक भी खूब गायन किया है। राम हो, कृष्ण हो, शबद हो, गुरबानी हो, नाते हो, मेरा ख्याल है हर मजहब के लिए उन्होंने गाया। और वो यही कहते थे कि मैं, मेरा मेरे लिए मजहब मेरा अपना ईमान। बिल्कुल। तो तभी वो तकलीफ उनकी आई थी कि हम में कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान नहीं बनने की कसम कसम खाई है। खाई है। ये है। बिल्कुल। एक जी। जगजीत सिंह का प्रशंसक होने के नाते मैं जो आज आपसे संवाद कर रहा हूँ, वो शायद मेरे लिए एक अभूतपूर्व पल है, क्योंकि मैं भी जगजीत सिंह को बचपन से सुनता आ रहा हूँ। मुझे भी उनकी कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि खुदा के वास्ते पर्दा नकाबी से उठा जालिम, कहीं ऐसा न हो यूं ही वही काफिर सनम निकले। और एक जी। और सर मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, वक्त तो लगता नए है। परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। जी। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था, हम्म। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो देखिए, एक तरफ उन्होंने इस भावना को जहां जिंदा रखा, जिस भावना को, उसी भाव में आगे आपको अगर याद होगा कि कोई
पास आया सवेरे सवेरे, यस। मुझे आजमाया सवेरे सवेरे, सवेरे जो से। कहता था सबसे संभलना संभलना, वही लड़खड़ाया सवेरे सवेरे। और दूसरी तरफ वो अपने गम और विषाद को भी, किस अपनी तन्हाई और अपने सूनेपन को भी, एक कम अलाइव है अगर मुझे ठीक याद है तो, कम अलाइव में एक बहुत जबरदस्त चीज थी कि मेरी तन्हाई हो मुझे लगा लो अपने सीने से, कि मैं उकता गया हूं इस तरह रो रो के जीने से। वो लंबी नज्म है, वो बहुत शानदार नज्म है। और एक फिल्म आई थी यादों का बाजार, हम्म। अगर आपने नहीं सुना है उसका तो जरूर सुनिएगा, मैं आपसे रिकमेंड कर रहा हूँ और अपने सभी सुनने वालों को, कि नींद के गांव में आज यादों का बाजार, कभी वो सुनिएगा। अद्भुत चीज है, अद्भुत चीज बिल्कुल है। बिल्कुल सर, आप मैं एक बार सुनेंगे रात भर सुनेंगे। जी, मैं आपको धन्यवाद। और कार्यक्रम बंद करने से पहले मैं ये चीज भी स्वीकार करना चाहूंगा कि कॉलेज में मेरी परसेंटेज भले ही कम बनती थी, लेकिन थोड़ा साहित्य और संगीत की समझ होने के कारण थोड़ा वो सम्मान मेरा हो जाया करता था। तो वाह वाह, क्या बात राजेश है। जी, आज आपने हमें समय दिया, जगजीत सिंह को लेकर हमसे बात की, इसके लिए मैं मेरी और पूरी समाचार फॉर मीडिया की टीम की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत आभार कि समाचार फॉर मीडिया के बहाने हमने एक बार जगजीत को याद किया। बीते दिनों हमने उनकी पुण्यतिथि मनाई, 10 बरस उनको जी। हो गए हैं, लेकिन वो सदियों तक हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे, धड़कते रहेंगे, और हम इस तरह से उनको याद करते रहेंगे। आपने भी याद किया, इसलिए आपका एक बार फिर आभार। धन्यवाद। थैंक यू सर।